नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा स्वरूप सिंह का इतिहास। महाराणा स्वरूप सिंह का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले हमने महाराणा भीम सिंह के बारे में पढ़ा था, महाराणा जवान सिंह के बारे में पढ़ा था और आखिर में हमने महाराणा सरदार सिंह के बारे में पढ़ा था। अब देखिएगा कि सरदार सिंह के कोई संतान नहीं थी और जब सरदार सिंह के संतान नहीं होती हैं तो वे अपने छोटे भाई स्वरूप सिंह को गोद लेते हैं और अब अगला उत्तराधिकारी बनाते हैं। और जब ये उत्तराधिकारी बनाते हैं तो ये 15 जुलाई 1842 को मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इन्होंने जब ये शासक बने तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ में जाली सिक्कों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक सिक्के चलाए और उन सिक्कों का नाम है स्वरूप शाही सिक्के। स्वरूप शाही सिक्के, ये स्वरूप शाही सिक्के चलाते हैं, मेवाड़ में ये सिक्के चलाते हैं। और इस सिक्के के देखिएगा, ये इस तरह से सिक्का है, ये सिक्का है, ये एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। इस सिक्के के एक तरफ तो ये लिखा हुआ था दोस्ती लंदन, इस तरफ लिखा हुआ था दोस्ती लंदन। यानी ये सिक्का दर्शा रहा है कि अंग्रेजों से हमारी गहरी दोस्ती है, दोस्ती लंदन। और इस सिक्के के जो दूसरी तरफ ये लिखा हुआ था चित्रकूट उदयपुर। हेड पे क्या लिखा हुआ था, हेड पे लिखा हुआ था दोस्ती लंदन और टेल पे लिखा हुआ था चित्रकूट उदयपुर। ये इनके द्वारा सिक्के चलाए गए। और ये सिक्के, ये 4 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, और वो भी चांदी के सिक्के चलाते हैं। देखिएगा, एक तो 1 रुपये का चलाते हैं और एक आधे रुपये का चलाते हैं, एक 1/4 का चलाते हैं और एक 1/8 रुपये का चलाते हैं। ये इनके द्वारा 4 प्रकार के सिक्के चलाए गए। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, अब तक महत्वपूर्ण नहीं था, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये एग्जाम में कई बार पूछ ली भी जाती हैं और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के समय में कन्यावध 1844 में, कन्यावध पर 1844 में प्रतिबंध लगाया जाता है। और डाकण प्रथा पर देखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछने योग्य है। डाकण प्रथा पर ये 1853 में प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि सती प्रथा पर 15 अगस्त 1861 को इनके द्वारा रोक लगाने का आदेश जारी किया जाता है। और इनके द्वारा और क्या किया जाता है, तो इनके द्वारा जीवित समाधि को पाबंद किया जाता है। जीवित समाधि को देखिए गया, इनने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, कितना महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। समाज की कुरीतियों को खत्म किया। समाज के एक अच्छे शासक थे जिन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म किया। देखिएगा, जीवित समाधि को पाबंद करते हैं। कितने अच्छे से अपने शासनकाल में काम किया इन्होंने। और इनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण घटना एक और है कि इन्हीं के शासनकाल में विजय स्तंभ का पुनः निर्माण करवाते हैं। विजय स्तंभ का इनके शासनकाल में विजय स्तंभ पर की 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाती है और वो 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये इस 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाते हैं। अगर मैं विजय स्तंभ की बात करूं तो देखिएगा, इस तरह से एक इमारत बनी हुई है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है, 9 मंजिला है। और इसकी जो ऊंचाई है, कहीं कहीं आपको 120 देखने को मिलेगी, 120 फुट, कहीं कहीं आपको 122 देखने को मिलेगी। तो इनमें कंफ्यूजन कोई बात का नहीं है।
जहाँ 120 हो वहाँ 120 टिक कर दीजिएगा, और जहाँ 122 हो वहाँ 122 टिक कर दीजिएगा। और इस विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य होता है। ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के मध्य होता है। और इसका निर्माण कौन करवाते हैं? तो महाराणा कुंभा करवाते हैं। और महाराणा कुंभा और जब मांडू के मालवा के शासक के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। इस सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपरांत, ये सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। 1437 में इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और स्वरूप सिंह के काल में जो 9वीं मंजिल थी, उस पे बिजली गिरने की वजह से 9वीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, और ये इनका पुनः निर्माण करवाते हैं। और एक बहुत अच्छा फैक्ट है विजय स्तंभ के बारे में, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, और वो भी अरबी भाषा में। तो ये तीसरी मंजिल है। इसमें कहीं ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, और वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आपके काम आ सकती है, ये फैक्ट काम आ सकता है। और देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो इनके शासनकाल में अंग्रेज सरकार के आदेश पर पॉलिटिकल एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा महाराणा और सरदारों के मध्य हुए झगड़े को मिटाने के लिए कॉलनामा करवाया जाता है। भीम सिंह के समय कर्नल जेम्स टॉड एक कॉलनामा करवाते हैं। उसके बाद में ये कॉलनामा नया करवाना चाहते हैं, और ये 1854 में सभी सरदारों के हस्ताक्षर करवाते हैं। लेकिन कुछ सरदारों ने हस्ताक्षर नहीं किए या नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ये कॉलनामा रद्द हो गया। अब देखिएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हम सभी जानते हैं, नसीराबाद अजमेर से ये प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति में जो दूसरी छावनी थी, नीमच छावनी, जब नीमच छावनी में विरोध होता है, तो ये स्वरूप सिंह अंग्रेज सरकार की सहायता करते हैं। और ये फैक्ट बहुत अच्छा है, इसे याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता की या अंग्रेजों को सेना प्रदान की। वो कौन थे? स्वरूप सिंह थे। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि अंग्रेजों की सहायता करने वाले 1857 की क्रांति में सबसे पहले शासक कौन थे या सर्वप्रथम कौन से शासक थे? तो वो स्वरूप सिंह थे। कौन थे? स्वरूप सिंह सबसे पहले मदद करते हैं। और स्वरूप सिंह की 16 नवंबर 1861 में बीमारी के चलते इनका देहांत हो जाता है। और मैं इनकी स्थापत्य कला की बात करूं तो स्वरूप सिंह ने गोवर्धन विलास महल, गोवर्धन सागर तालाब क्या क्या बनवाया? तो इन्होंने गोवर्धन विलास महल बनवाया, गोवर्धन सागर तालाब बनवाया, और ये पशुपतेश्वर महादेव मंदिर बनवाते हैं, और एक और मंदिर बनवाते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर। ये जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इनकी मृत्यु हुई। अब देखिएगा कि इनके काल में सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी हो गया था। उसके बावजूद भी जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी एक पासवान थी, और उस पासवान का नाम एजाबाई। ये पासवान क्या करती हैं? ये पासवान इनकी मृत्यु के पीछे सती हो जाती है। देखिएगा कितना अच्छा फैक्ट है कि इनकी मृत्यु के बाद ये सती होती हैं, और इस राज परिवार में ये सती होने की अंतिम घटना है। इसके बाद में इस राज परिवार में कोई भी सती नहीं होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इनके बारे में आगे हम और पढ़ेंगे। जब तक के लिए
घर पे रहें, सेफ रहें, कोरोना से बचें, वैक्सीन आने पर वैक्सीन लगवा लें।